नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी का बड़ा बयान, ज्ञान व्यापी मस्जिद थी और कयामत तक मस्जिद ही रहेगी। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि भाजपा दंगों से उठाती है फायदा, बोले अशोक गहलोत, हिंदुत्व उनका एजेंडा, अमित शाह को भी घेरा। तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि राहुल गांधी का सरकार पर बड़ा हमला, कहा दो हिंदुस्तान बनाना चाहती है मोदी सरकार। चौथी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि कांग्रेस एनसीपी का बढ़ती महंगाई के खिलाफ उग्र आंदोलन, पुणे दौरे पर पहुंची स्मृति ईरानी के खिलाफ लगे नारे और सिलेंडर लेकर होटल के बाहर जुट गई महिलाएं। पांचवी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर लगाया आरोप, प्रदेश में बढ़ते अपराध पर कही ये बात। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि भाजपा दंगों का फायदा उठाती है तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी का बड़ा बयान, ज्ञान व्यापी मस्जिद थी और कयामत तक मस्जिद ही रहेगी। जी हाँ दोस्तों, ज्ञान व्यापी विवाद को लेकर एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने एक बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने कहा कि ज्ञान व्यापी मस्जिद थी, कयामत तक रहेगी। इससे पहले उन्होंने कहा था कि बाबरी की तरह ज्ञान व्यापी को नहीं जाने देंगे। ओवैसी के इस बयान के बाद इस मसले पर राजनीति और ज़्यादा गर्मा सकती है। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने अपने ट्विटर अकाउंट से लिखा है कि ये बाबरी मस्जिद में दिसंबर 1949 की पाठ्य पुस्तक की पुनरावृत्ति है। यह आदेश ही मस्जिद के धार्मिक स्वरूप को बदल देता है। ये 1991 के एक्ट का उल्लंघन है। ये मेरी आशंका थी और ये सच हो गई। ज्ञान व्यापी मस्जिद फैसले के दिन तक मस्जिद थी और रहेगी इंशाअल्लाह। और इस संदेश के साथ उन्होंने एक ट्वीट भी शेयर किया है और उसमें लिखा है कि वाराणसी कोर्ट ने ज्ञान व्यापी मस्जिद में जहां सर्वेक्षण में शिवलिंग पाया है, उस स्थान को तुरंत सील करने का आदेश दिया है। सील की गई जगह में किसी भी व्यक्ति के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। भाजपा दंगों से उठाती है फायदा, बोले अशोक गहलोत, हिंदुत्व का उनका एजेंडा है, अमित शाह को भी अशोक गहलोत ने घेरा। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आरोप लगाया है कि भारतीय जनता पार्टी दंगों का फायदा उठाती है। सीएम ने कहा कि विभिन्न राज्यों में हाल में हुए दंगों के आरोपी बीजेपी आरएसएस के हैं, और सीएम गहलोत ने आगे कहा कि बीजेपी जैसी पार्टी इन दंगों से फायदा उठाती है और इसकी शुरुआत करती है। क्या कांग्रेस को इन दंगों से फायदा होता है? वो लोग सिर्फ हमें बदनाम कर रहे हैं। कांग्रेस क्यों दंगे करवाएगी? हिंदुत्व उनका एजेंडा है। वो चुनाव में ध्रुवीकरण की राजनीति करते हैं। वहीं आपको बता दें कि बातचीत करते हुए सीएम गहलोत ने आरोप लगाया कि बीजेपी हिंदुत्व के नाम पर वोट लेती है। सीएम गहलोत ने आगे कहा कि बीजेपी ने यूपी चुनाव में 403 सीटों में से एक पर भी मुस्लिम उम्मीदवार को खड़ा नहीं किया था। दुनिया में देश को लेकर क्या संदेश जा रहा है? आप हिंदुत्व के नाम ध्रुवीकरण कर वोट हासिल करते हैं। कब तक हिंदुओं का वोट आप लेते रहेंगे? महंगाई है, रोजगार नहीं है, इसके अलावा तनाव का माहौल भी है। इसके बाद मुख्यमंत्री ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर भी निशाना साधा। सीएम ने कहा कि हिंसा के पीछे क्या वजह है, इसकी जांच कराए जाने की उन्होंने मांग की थी, लेकिन उनकी मांग के बावजूद केंद्र सरकार ने हिंसा की जांच के आदेश नहीं दिए। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। राहुल गांधी का सरकार पर बड़ा हमला, कहा दो हिंदुस्तान बनाना चाहती है मोदी सरकार। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और लोकसभा सांसद राहुल गांधी ने सोमवार को राजस्थान में बेणेश्वर धाम पर 132 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले पुल का शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने बांसवाड़ा में एक जनसभा को भी संबोधित किया, जहां उन्होंने केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा। राहुल गांधी ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार देश में दो हिंदुस्तान बनाना चाहती है, एक उद्योगपतियों का और दूसरा गरीबों का, दलितों और पिछड़ों का। हम दो हिंदुस्तान नहीं चाहते हैं, हम एक हिंदुस्तान चाहते हैं। एक हिंदुस्तान में हर शख्स को अपना सपना पूरा करने का मौका मिलना चाहिए। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कांग्रेस एनसीपी का बढ़ती महंगाई के खिलाफ उग्र आंदोलन, पुणे दौरे पर पहुंची स्मृति ईरानी के खिलाफ लगे नारे, सिलेंडर लेकर होटल के बाहर जुट गई महिलाएं। जहां दोस्तों, महाराष्ट्र के पुणे शहर में कांग्रेस और एनसीपी के कार्यकर्ताओं ने सोमवार को बढ़ती महंगाई के खिलाफ जोरदार आंदोलन किया। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जिस होटल में ठहरी हुई हैं, उस होटल के बाहर बड़ी तादाद में कार्यकर्ता पहुंचे और जोरदार नारेबाजी करने लगे। कार्यकर्ता अपने साथ गैस के सिलेंडर लेकर पहुंचे। कुछ महिलाएं अपने साथ चूड़ियां ले आईं और कार्यकर्ताओं ने होटल में घुसने की कोशिश की। कांग्रेस और एनसीपी के कार्यकर्ता स्मृति ईरानी से महंगाई को लेकर अपना रोष जताना
चाह रहे थे। पुलिस ने किसी तरह से कार्यकर्ताओं को होटल में घुसने से रोका और कुछ को गाड़ी में बैठा कर ले गई। स्मृति ईरानी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर लिखी गई एक किताब के विमोचन के सिलसिले में पुणे के दौरे पर हैं और स्मृति ईरानी केंद्रीय मंत्री हैं। इसीलिए एनसीपी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एक तरह से उनके होटल के बाहर नारेबाजी और प्रदर्शन केंद्र सरकार का ध्यान बढ़ती महंगाई की तरफ दिलाना चाह रहे थे। इस बीच बीजेपी के युवा कार्यकर्ता और भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता अचानक बड़ी तादाद में सड़कों पर उतर गए और एनसीपी कांग्रेस कार्यकर्ता के महंगाई के खिलाफ नारेबाजी के जवाब में मोदी मोदी के नारे लगाने लगे। बीजेपी के युवा कार्यकर्ता स्मृति ईरानी के कार्यक्रम स्थल तक पहुंच गए और ऐसे में एक बार फिर महाविकास अघाड़ी और बीजेपी कार्यकर्ताओं के आमने सामने आने से राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर लगाया आरोप, प्रदेश में बढ़ते अपराध पर कही ये बड़ी बात। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश में लगातार खराब हो रही कानून व्यवस्था को लेकर कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी ने सरकार पर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में अधिकारियों और पुलिस जवानों पर हो रहे जानलेवा हमले को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान गृह मंत्री से कारण तक नहीं पूछ सकते। उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री आरोपियों को संरक्षण देने वाले मंत्रियों से इस्तीफा भी नहीं लेते हैं। दरअसल गुना में 3 पुलिसकर्मियों की हत्या के बाद से कांग्रेस प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान सरकार पर हमलावर है। पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने वीडियो बयान जारी किया है और इसमें उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जिस तरह अधिकारी और कर्मचारियों से कहा है कि जो काम नहीं कर सकता है वो बता दे, इस तरह के बयान का अधिकारियों पर गलत असर पड़ता है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कई अधिकारियों को अपनी जान तक गंवानी पड़ी है। आईपीएस अधिकारी तक को ट्रैक्टर चलाकर घायल कर दिया गया था। जीतू पटवारी ने शिवराज सिंह चौहान से पूछा है कि ये घटनाएं क्यों हो रही हैं। उन्होंने कहा कि चौहान मुख्यमंत्री पद दायित्व नहीं निभा रहे हैं। जीतू पटवारी ने मुख्यमंत्री पर आरोप लगाते हुए कहा कि ये घटनाएं ग्वालियर संभाग में इसीलिए हो रही हैं क्योंकि आपने पूरा चंबल संभाग उन लोगों को ठेके पर दे दिया है जिन्होंने आपकी सरकार बनाई है। जीतू पटवारी ने कहा कि मुख्यमंत्री खरीदी हुई सरकार का कर्ज अदा करने में लगे हुए हैं। लगातार सरकारी कर्मचारी बीजेपी सरकार में सबसे ज्यादा आपके राज में क्यों मरते हैं। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। राहुल गांधी ने केंद्र की मोदी सरकार पर साधा निशाना, कहा बीजेपी सरकार ने देश की अर्थव्यवस्था पर किया हमला। जी हां दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने राजस्थान के बांसवाड़ा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा बांटने, कुचलने और दबाने का काम करती है। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर हमला करते हुए कहा कि पीएम मोदी ने नोटबंदी कर हमारी अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाया है, किसानों के लिए काले कानून लाए, भारत के सब किसान एक साथ आए, कानून को वापस लेना पड़ा। कांग्रेस चिंतन शिविर में जनता के बीच जाने और आउटरीच कार्यक्रम करने का फैसला हुआ है। इसके तहत सभाओं के अलावा यात्राएं करने का भी कार्यक्रम है। राहुल गांधी ने सोमवार को बेणेश्वर धाम हाई लेवल ब्रिज का शिलान्यास किया, जिसके बाद उन्हें वहां मौजूद लोगों को उन्होंने संबोधित किया और इसमें उन्होंने कहा कि कांग्रेस का आदिवासियों से पुराना नाता है। कांग्रेस आदिवासियों को उनका हक दिलाने के लिए जंगल और जमीन संबंधी कानून लेकर आई थी और राहुल गांधी ने कहा कि उन्हें भूमि अधिग्रहण विधेयक के माध्यम से जंगलों में आदिवासियों की संपत्ति और उनकी उपज की रक्षा की, जिसमें उन्हें लाभ मिला। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। महंगाई की मार, रसोई गैस सिलेंडरों में बेतहाशा मूल्य वृद्धि से हर वर्ग परेशान, रिफिलिंग नहीं करवा पा रहे हैं गरीब परिवार। जी हां दोस्तों, रसोई गैस सिलेंडर में हुई बेतहाशा मूल्य वृद्धि से हर वर्ग परेशान है। महंगाई के चलते बड़ी संख्या में उपभोक्ता दूसरा सिलेंडर नहीं भरवा पा रहे हैं। स्थिति ये हो गई है कि उज्ज्वला योजना के 1/4 से भी कम तो सामान्य वर्ग के 1/3 से कम उपभोक्ता गैस की रिफिलिंग करा रहे हैं। ये लोग लकड़ी से चूल्हा बनाकर भोजन पकाने को मजबूर है। एक तरफ केंद्र सरकार कार्बन उत्सर्जन को आगामी कुछ वर्षों में पूरी तरह शून्य करने की घोषणा कर उसे अमलीजामा पहनाने में जुटी है, तो सरकार ने इसकी समय सीमा भी निर्धारित कर दी है। इसी उद्देश्य से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उज्ज्वला गैस कनेक्शन लोगों को मुफ्त में दिया जा रहा है। हाल में चुनावों में भाजपा ने इसे अपनी बड़ी उपलब्धि के रूप में गिनाने की भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी थी। प्रचार के दौरान मुफ्त में गैस सिलेंडर मिला कि नहीं, मंच से नेता जनता से हामी भी भर रहे थे, लेकिन अब स्थिति ये हो गई है कि जिनको सिलेंडर मिला है वो भरवा पाने में सक्षम नहीं है। दोस्तों, रुक करते हैं। मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव के पहले ईवीएम पर सवाल उठ चुके हैं और कमलनाथ ने भाजपा पर बड़ा आरोप लगा दिया है।
जहां दोस्तों मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव सिर पर है और राज्य निर्वाचन आयोग सहित भाजपा कांग्रेस की तैयारियां जोर शोर पर चल रही है। और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने बड़ा सवाल खड़ा किया है। उन्होंने कहा कि जब विदेशों में इससे मतदान नहीं कराया जाता तो भारत में इसको क्यों अपनाया जा रहा है। इसी के साथ दोस्तों आपको बता दें कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में NSUI प्रदेश अध्यक्ष आशुतोष चौकसे के कार्यभार ग्रहण के दौरान मीडिया से चर्चा में भाजपा पर हमला बोला और कहा कि भाजपा ईवीएम से 300 सीटें जीतती है। जब यूरोप और अमेरिका में ईवीएम में चुनाव नहीं हो रहे तो फिर हमारे यहाँ क्यों हो रहे हैं। और जर्मनी ने तो ईवीएम से चुनाव नहीं कराने के लिए संविधान में ही संशोधन कर दिया है, अब वहाँ मतपत्र से ही चुनाव कराए जा रहे हैं। तो दोस्तों आपको क्या कुछ लगता है, क्या ईवीएम से मतदान कराया जाना चाहिए? हाँ या ना में अपनी राय बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अखिलेश यादव का हमला, कहा बीजेपी सरकार ने एम्बुलेंस चालकों को किया दाने दाने को मोहताज। जी हाँ दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर आ रही है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में संचालित एम्बुलेंस सेवा 108 के चालकों को सरकार के अहंकार और अन्याय का शिकार करार देते हुए रविवार को कहा कि इनमें से तमाम लोगों की नौकरी जाने से उनके ऊपर दाने दाने का उनके परिवार दाने दाने को मोहताज हो रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि एम्बुलेंस चालकों को सरकार के अहंकार और अन्याय की वजह से अपने जीवन में तकलीफें झेलनी पड़ रही हैं। तमाम चालकों की नौकरी जाने से उनके परिवार दाने दाने को मोहताज हो रहे हैं। जनहित में नई एम्बुलेंस की खरीद के साथ चालकों की भी भर्ती होनी चाहिए। गौरतलब है कि प्रदेश की 108 एम्बुलेंस सेवा के 570 चालकों को जुलाई 2021 में अनुशासनहीनता और गलत तरीके से हड़ताल करने के आरोप में बर्खास्त कर दिया गया था। उसके बाद से अब तक करीब 9000 एम्बुलेंस चालकों को अलग अलग आरोपों में बर्खास्त किया जा चुका है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। आरएसएस प्रचारक नरेंद्र मोदी हैं देश के प्रधानमंत्री, फिर आरएसएस बीजेपी एक क्यों नहीं हो जाते? सीएम गहलोत ने उठाए ये सवाल। जी हाँ दोस्तों राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बड़ा वार किया है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी जिस रूप में राजनीति कर रहे हैं वो धर्म के नाम पर राजनीति कर रहे हैं। धर्म के नाम पर लोग एक हो जाते हैं लेकिन वो खतरनाक राजनीति है। उनकी पार्टी और आरएसएस की थीम वही है, एजेंडा वही है। सीएम गहलोत ने आगे कहा कि आरएसएस के एक प्रचारक देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, फिर क्यों नहीं आरएसएस और बीजेपी एक हो जाते हैं? ये स्वीकार करना चाहिए आरएसएस को भी, जो कहते हैं कि हम सांस्कृतिक दल हैं, हमें राजनीति से कोई मतलब नहीं है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इंटरव्यू के दौरान कहा कि लड़ाई विचारधारा की है। अगर संघ और बीजेपी का विलय हो जाता है तो दो विचारधारा होगी, एक हमारी और एक उनकी। बीजेपी का छद्म राष्ट्रवाद है, हमारा राष्ट्रहित का राष्ट्रवाद है, इतना ही फर्क है। तो आ जाइए मैदान में, हमें खुशी होगी। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। भाजपा जम्मू कश्मीर में जनता को न्याय दिलाने में रही नाकाम, उमर अब्दुल्ला ने लगाया ये आरोप। जी हाँ दोस्तों नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने रविवार को कहा कि भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर के किसी भी वर्ग के लोगों के लिए किए गए वादे को पूरा करने में नाकाम रही है और उन्हें न्याय नहीं दिला पाई तथा इसीलिए वो लोगों का ध्यान भटकाने की रणनीति अपना रही है। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी पार्टी भाजपा के सभी प्रयासों को विफल करेगी और अगर सत्ता में आई तो विकास की नई गाथा लिखने के लिए लोगों के अधिकारों की रक्षा करेगी। उन्होंने सीमाई जिले पूंछ के सुरनकोट में पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि अगस्त 2019 में भाजपा नीति केंद्र सरकार ने जब संविधान के अनुच्छेद 370 के अधिकतर प्रावधानों को समाप्त किया और राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया, उसके बाद से अब तक जम्मू कश्मीर में कोई बदलाव नहीं आया है। इसी के साथ अब्दुल्ला ने कहा कि क्योंकि वो नाकाम रहे इसीलिए वो मतभेद पैदा करके मुसलमानों को एक दूसरे से लड़ाकर और लोगों को प्रताड़ित करके ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ जो कि दिल्ली से आ रही है। 63 लाख लोगों के घरों पर चलेगा बुलडोजर, अतिक्रमण कार्रवाई पर भड़के सीएम केजरीवाल, बताया आजाद भारत का सबसे बड़ा विध्वंस। जी हाँ दोस्तों दिल्ली में चल रही बुलडोजर कार्रवाई को लेकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। सीएम ने कहा कि हम अतिक्रमण के खिलाफ हैं, गैर कानूनी तरीके से घर तोड़े जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि 63 लाख लोगों के घरों पर बुलडोजर चलाया जाएगा और ये आजाद भारत का सबसे बड़ा विध्वंस होगा। सीएम ने बीजेपी पर वार करते हुए कहा कि चुनाव के पहले बीजेपी ने कहा था कि कच्ची कॉलोनियों के लोगों को मालिकाना हक दिलाया जाएगा, जहां झुग्गी होगी वहीं मकान बनाए जाएंगे। वहीं अब चुनाव के बाद ये सब
तोड़ने के लिए आ गए हैं। उन्होंने कहा कि हम अतिक्रमण के खिलाफ हैं, हम नहीं चाहते कि अतिक्रमण हो, लेकिन 63 लाख लोगों के घर उजाड़ देना, उनकी ज़िंदगी बर्बाद कर देना, इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आगे कहा कि 15 साल से नगर निगम में बीजेपी का राज रहा है। इस दौरान उन्होंने खुद गैरकानूनी ढंग से कई बिल्डिंग बनवाई। अब जब 18 तारीख को इनका कार्यकाल पूरा होने जा रहा है तो क्या इनके पास नैतिक पावर है कि ये इतना बड़ा निर्णय लें? आप चुनाव कराइए, चुनाव में पूरी दिल्ली की जनता आम आदमी पार्टी के ही हक में रहेगी। सीएम ने कहा कि हम दिल्ली की जनता को भरोसा दिलाते हैं कि हम अतिक्रमण और अवैध रूप से बनी बिल्डिंगों का समाधान निकालेंगे। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। प्रचार को धार देने पहुंचेंगे मुलायम, अखिलेश ने बनाया स्टार प्रचारक। जी हां दोस्तों, उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल के चंपावत विधानसभा क्षेत्र में विधानसभा उपचुनाव का बिगुल बज चुका है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मुलायम सिंह यादव को स्टार प्रचारक बनाया है। मुलायम सिंह के अलावा चुनाव आयोग को दी गई सपा स्टार प्रचारकों की लिस्ट में अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव भी शामिल हैं। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की बेड़ा पार लगाएगी युवा, 50 साल से कम उम्र के लोगों को मिलेगा टिकट। जी हां दोस्तों, वर्ष 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के बेड़े को देश के युवा ही पार लगाएंगे। इसीलिए कांग्रेस ने उदयपुर में आयोजित चिंतन शिविर में ये तय किया कि आगामी लोकसभा चुनाव में पार्टी 50 साल से कम उम्र के लोगों को टिकट देगी। इसके साथ ही संगठन में भी युवाओं की 50% भागीदारी होगी। सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस में सुधार के लिए उदयपुर के चिंतन शिविर में पार्टी आलाकमान की ओर से कई अहम फैसले किए गए हैं, जिसमें यह तय किया गया है कि पार्टी में अब एक परिवार एक टिकट के फॉर्मूले को लागू किया जाएगा। इसके अलावा पार्टी के कर्ता धर्ताओं ने इस बात को भी स्वीकार किया है कि कांग्रेस बीते कुछ सालों से जनता के संपर्क से पूरी तरह टूट चुकी है। उसे दोबारा देश की जनता से संपर्क स्थापित करना है और इसके लिए सेतु का काम देश के युवा ही करेंगे। पार्टी के विश्वसनीय सूत्रों के अनुसार उदयपुर के चिंतन शिविर में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने इस कड़वी सच्चाई को भी स्वीकार किया कि जनता के साथ कांग्रेस का संपर्क टूट रहा है और इसी से इसको जोड़ने के लिए नेताओं एवं कार्यकर्ताओं को लोगों के बीच अब जाना होगा। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जो कि मौसम विभाग से जुड़ी आ रही है। दिल्ली में मौसम लेगा करवट, बिहार यूपी सहित अन्य राज्य का मौसम भी आपको बता दें। दोस्तों, मौसम विभाग ने दिल्ली में गरज के साथ छींटे पड़ने और आंधी चलने का अनुमान जताया है। मध्य प्रदेश के खजुराहो एवं नौगांव में अधिकतम तापमान 47.4 डिग्री सेल्सियस रहा और उत्तराखंड, बिहार, यूपी सहित देश के अन्य राज्यों में कैसा रहेगा मौसम, इसको लेकर के भी ताज़ा अपडेट आ चुका है। आपको बता दें कि राष्ट्रीय राजधानी में सोमवार को सुबह आसमान में आंशिक रूप से बादल छाने के साथ न्यूनतम तापमान सामान्य से 4 डिग्री अधिक दर्ज किया गया। इसी के साथ दोस्तों, राजस्थान में भीषण गर्मी, लू का कहर जारी। मध्य प्रदेश का मौसम में बड़े हिस्से में रविवार को उमस भरे मौसम से लोगों को थोड़ी राहत मिली और तापमान में लगभग 1 डिग्री सेल्सियस की मामूली गिरावट दर्ज की गई। पंजाब और हरियाणा की अगर बात करें तो दिन का तापमान 47.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है और उत्तर पूर्व बिहार के लिए आंधी पानी का अलर्ट जारी कर दिया गया है। और आपको बता दें कि पश्चिमी चंपारण, मधुबनी, सुपौल, अररिया समेत कई ऐसे इलाके हैं जहां पर आंधी की संभावना व्यक्त की गई है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी। सत्ता में आने पर ईवीएम को बैन कर सकती है कांग्रेस, चिंतन शिविर में हुआ ये बड़ा फैसला। जी हां दोस्तों, कांग्रेस लंबे समय से ईवीएम पर सवाल उठाती आ रही है। कांग्रेस की ईवीएम के प्रति नाराजगी उदयपुर में चल रहे 3 दिवसीय चिंतन शिविर में भी देखने को मिली है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस ने संकल्प लिया है कि सत्ता में आने के बाद ईवीएम पर बैन लगाएंगे। सरकार बनने पर कांग्रेस बैलेट पेपर पर चुनाव करवाएगी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पृथ्वीराज चौहान ने भी रविवार को कहा कि उनकी पार्टी को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन हटाकर मतपत्र से चुनाव कराने का वादा अगले लोकसभा चुनाव की घोषणा पत्र में करना चाहिए। इस मुद्दे को जनता के बीच भी ले जाना चाहिए। पार्टी के चिंतन शिविर के लिए गठित राजनीतिक मामलों की समन्वय समिति के सदस्य चौहान ने कहा कि ये उनकी निजी राय है, लेकिन कई नेताओं ने भी इस पर सहमति जताई है। महाराष्ट्र में पूर्व मुख्यमंत्री ने संवाददाताओं से कहा, ईवीएम पर बहुत चर्चा हुई है, बहुत घपलेबाजी हो रही है। मेरी निजी राय है कि आग्रह करने से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसे नहीं हटाएंगे। हमें उन्हें हराना पड़ेगा। हमारे चुनावी घोषणा पत्र में लिखना पड़ेगा कि हम सत्ता में आएंगे तो ईवीएम हटाकर मतपत्र की तरफ जाएंगे। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। भारतीय किसान यूनियन में बगावत, राकेश टिकैत बर्खास्त, नरेश टिकैत की भी छुट्टी। भारतीय किसान यूनियन अराजनीतिक नाम से बन गया नया संगठन। जी हां दोस्तों, नए कृषि कानून के खिलाफ सरकार से मोर्चा लेने वाले राकेश टिकैत को भारतीय
भारतीय किसान यूनियन से बर्खास्त कर दिया गया है। वहीं नरेश टिकैत को राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से हटा दिया गया है। भारतीय किसान यूनियन 2 भागों में बंट गया है। राकेश टिकैत वाले गुट से बीकेयू के कई नेता अलग हो गए हैं। भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले नया संगठन काम करेगा। फतेहपुर के राजेश सिंह चौहान भारतीय किसान यूनियन के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि भारतीय किसान यूनियन के संस्थापक चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत की पुण्यतिथि पर रविवार को राजधानी लखनऊ स्थित गन्ना किसान संस्था में भारतीय किसान यूनियन नेताओं की एक बैठक हुई। इसमें टिकैत परिवार के खिलाफ किसानों में उभरी नाराजगी के बाद राकेश टिकैत को बर्खास्त कर दिया गया। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जिसमें अखिलेश यादव फिर योगी सरकार पर हमलावर और गेहूं को लेकर योगी सरकार को घेरा, पूछा कब चला रहे हैं बुलडोजर। जी हां दोस्तों, अखिलेश यादव ने गेहूं के निर्यात को लेकर योगी सरकार पर निशाना साधा है और उन्होंने ट्वीट करके कहा है कि सरकार उसे उद्योगपतियों को देना चाहती है। योगी सरकार बुलडोजर कब चलवा रही है। तो दोस्तों ये थी दिन भर कुछ बेहतरीन और बड़ी खबरें। तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल। जय हिंद, जय भारत।